सबसे पहले तो माता पिता अपनी जिद छोड़ें। अगर गाइडेंस देने की बजाय अपने पीछे लगाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ बने हैं तो बच्चे उनके वही बने। बच्चे देखो, मार्क्स के पीछे मत जाएं, वो कैलिबर स्किल के पीछे जाएं। स्टूडेंट ऑफ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एच चंडीगढ़ एकल विद्यालय। तो एकल विद्यालय पिछले 1.5 साल से काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है और तो मैं शुरू से उनसे इन्वॉल्व हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको सजेस्ट किया कि और क्या हो सकता है। देन डिसाइड कि ग्रामीण सेंटर है, उसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा। स्विमिंग सेंटर से शुरू होकर कंप्यूटर एजुकेशन, एग्रीकल्चर और काफ़ी कुछ होगा वो। तो अब वो भी शुरू हो गया। अब इसके बाद भी देखेंगे क्या हो सकता है। ऐसे में आगे बढ़ता रहूँ। मैं क्योंकि रूरल स्कूल में जाता था, लड़कियां वहाँ +2 के बाद पढ़ ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि उनकी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस ही इतना डाउन है कि वो सोच ही नहीं सकते कि कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को +2 में ही बता देता हूँ कि अगर आप आगे पढ़ना है तो ये स्कॉलरशिप है, इसकी तैयारी ऐसे करनी है, कब करनी है, वो सारा कुछ भी आगे लेके जाता हूँ। तो मैं किसी को छोड़ता नहीं, जिसका जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। आज का बच्चा बड़ा जागृत है, वो समझ जाता है कि मेरे माता पिता मुझे धकेल रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं और वो फिर अपनी आगे की ज़िंदगी अपने बाल बच्चे या फिर अपने गांव में गुजारते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिन्होंने पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर उन्होंने जॉब किया, फिर रिटायर भी हुए, उसके बाद आज भी वो पढ़ ही रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद है, ML गर्ग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आप आज भी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग पढ़ाई के बाद नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद पढ़ाई से नाता ही छोड़ देते हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं आप? पढ़ाई का शौक़ मुझे शुरू से ही है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना तो वो तो एक प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए था कि कुछ ना कुछ चलो परिवार पालना होता है तो इसलिए कर लिया। उसके बाद सीखने की तमन्ना कभी भी ख़त्म नहीं हुई। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने सोशल संस्थाओं में काम करना है, तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन करनी पड़ी ताकि मैं और लोगों की तरह और उनसे विचर सकूँ। मास कम्युनिकेशन भी आपने रिटायरमेंट के बाद ही किया? रिटायरमेंट के बाद की। और जब मैं ये सोशल काम कर रहा था तो मैं कैरियर काउंसलिंग कर रहा था। तो कैरियर काउंसलिंग करते करते मुझे ख्याल आया कि मुझे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तो व्हाई नॉट डू द डिप्लोमा इन द कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नाउ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एच चंडीगढ़। आप कैरियर काउंसलिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पूर्व में आप इस कैरियर काउंसलिंग के लिए काम भी किया, आपने पहले समाज सेवा की, फिर आपको लगा कि मुझे इसकी शिक्षा भी लेनी चाहिए, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये ज़रूरत थी। जब मैं बच्चों से बात करता तो वो तो बेचारे सेटिस्फाई कर लेता था, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल संस्था मुझे पूछती थी कि आपने कैरियर काउंसलिंग का डिप्लोमा किया, डिग्री किया, क्या किया, आप कैसे करते हो? तो ऑथराइज डिप्लोमा करने के लिए कि लोगों को ये ना फील हो कि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, फिर भी ये कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आई परस्यूड दैट, नाउ आई हैव क्लियर दैट। आप एक संस्था भी चलाते हैं, जरा हमें उस संस्था के बारे में बताइए। हाँ, रिटायरमेंट के रादर पहले ही मुझे ये ख्याल आया कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए। तो पिताजी भी समाज सेवी थे, वो भी सोशल काम करते थे, तो मैं भी सोचा कि मैं भी वही करूँगा। परिवार मेरा पूरा सेट था, उनको किसी में मेरे पैसे की, मेरी सपोर्ट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझे सख्ती दे दी कि आप कोई सोशल काम करो। तो इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद नेक्स्ट डे मैंने एक संस्था रजिस्टर कराई। या नेक्स्ट डे इट्स आई रिटायर्ड ऑन 30 नवंबर 2014 एंड आई रजिस्टर्ड माई मॉडल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ऑन द वेरी 1 दिसंबर ऑफ 2014। वाह, अब हम आपके प्रारंभिक जीवन की ओर चलेंगे कि आपने मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर पंजाब सरकार में आप सिंचाई विभाग में कार्यरत भी थे। तो आप जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तब आपको ऐसा लगा था कि मेरे साथ आप जहाँ तक पहुँचे, कुछ बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँचे, उनके लिए भविष्य में मैं कुछ करूँगा? हाँ, ये देखो, मैंने जैसे बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने अपने एक प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए कि कुछ ना कुछ परिवार को आगे चलाना है, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ही, औरतों को बिजनेस है नहीं था, तो इसलिए मैंने वो की थी।
लेकिन उसी के दौरान क्योंकि हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सेवा होती है ये मोस्टली रूरल एरिया में होती है, ग्रामीण संस्था में होती है, तो वहाँ पर मैंने देखा हमारा शहर से कोई काम नहीं होता, ऑफिस बेशक शहर में हो लेकिन काम हमें रूरल एरिया में करना होता है। तो वहाँ जब मैं उनकी इकॉनमी देखता, उनका बिहेवियर देखता, उनकी काबिलियत देखता बच्चों की, तो उनमें बेचारों में कैलिबर नहीं था। उनको ये नहीं पता, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था कि वो आगे ज़िंदगी में क्या करें, कैसे करें, कब करें। तो वो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस क्षेत्र में काम करूँगा ताकि रूरल एरिया में कैरियर काउंसलिंग उनके द्वार पर ही मिले। वो काम मैं अब पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ये पंजाब भारत के एक समृद्ध राज्यों में से एक है। तो और कहा जाता है कि पंजाब के गांव, जब भी बात होती है तो पंजाब भारत में सबसे ज़्यादा विकसित गांव पंजाब में है, ये भी माना जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी स्थिति है, क्योंकि हर गांव में ये स्थिति है कि काउंसलिंग कुछ नहीं है, गांव में क्या शहरों में भी काउंसलिंग नहीं है, तो वहाँ आपने ये सोचा, तो ऐसे तो भारत के बाकी राज्यों में तो बहुत ज़्यादा समस्या है, इसको कैसे देखते हैं? मैं ऐसा ना, जैसे बिहार, झारखंड जहाँ एकल काम कर रहा है। क्योंकि देखो मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, तो मैं एडजॉइनिंग स्टेट तो मैंने सारी टच कर ली। पंजाब में शुरू किया, हरियाणा में भी कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी कर रहा हूँ, और आगे रीच ये सोशल मीडिया के रहें, ये आपका जो टीवी चैनल है इसके रहें तो मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन सेशन तो डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना दूर दूर इलाकों में वो मेरे लिए मुश्किल है। ऑनलाइन मेरे पास दिल्ली तक के या और प्रांतों से भी बच्चे आते हैं, उनको मैं एंटरटेन करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जाना मुश्किल, इतनी दूर दरांडे, जैसे बिहार आपने बात की या झारखंड बात की, तो वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन आई एम अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। तो आज एकल अभियान भी, जैसा आपने बताया कि काउंसलिंग, स्किल एजुकेशन, सोशल सर्विस के लिए काम कर रहा है। आप एकल अभियान से जुड़े एकल के एक कार्यकर्ता के रूप में आपने बताया कि मैं काम कर रहा था, तो एकल से कैसे जुड़ा हुआ और एकल के माध्यम से कैसे पता चला आपको? काम करते करते एकल संस्था के बारे में पता चला कि एकल एक संस्था है जो बहुत ही अच्छा काम थ्रू आउट इंडिया, क्या इंडिया से बाहर भी काम हो रहा है। तो मेरा सौभाग्य था कि मेरा मेल हमारे सर्वांश लाल सिंगला जी से हुआ, जो हमारे गांव के ही हैं लेकिन यूएस में रहते हैं। उन्होंने फिर हम दोनों ने सलाह की कि मौड़ में एकल का एक सेंटर शुरू किया जाए, एकल विद्यालय। तो एकल विद्यालय पिछले 1.5 साल से काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है, और तो मैं शुरू से उनसे इन्वॉल्व हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको सजेस्ट किया कि और क्या हो सकता है। देन दिस सेड कि ग्रामीण सेंटर है, उसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, स्विंग सेंटर से शुरू होकर कंप्यूटर एजुकेशन, एग्रीकल्चर और काफ़ी कुछ होगा वो। तो अब वो भी शुरू हो गया। अब इसके बाद भी देखेंगे क्या 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 हो सकता है, ऐसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अब एकल से आप जुड़े, एकल सिर्फ बहुत ऐसे इलाकों में काम कर रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो जहाँ पे शिक्षा नहीं, स्किल डेवलपमेंट तो बाद में है, पहले एजुकेशन है फिर स्किल डेवलपमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं, जब तक बच्चों को उस प्रकार की एजुकेशन नहीं होगी वो उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको गांव में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर तो दूर है तो मुझे ये मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरे कोई 200-400 किलोमीटर में है, आई कैन ट्रैवल माई सेल्फ एंड दे कैन कम टू मी, आई कैन, मैं जो भी कुछ मेरे से जुड़ता है मैं सब कुछ बताऊँगा। बच्चों को, माता पिता को एक अच्छी पेरेंटिंग है उसमें भी मैं बहुत काम करता हूँ, टीचर एजुकेशन में भी काम करता हूँ। तो जो भी मुझे अप्रोच करता है मैं कभी किसी से चार्जेस नहीं लेता, तो ऐसे फ्री प्रोवाइड करता हूँ और उनको मिलता हूँ। सर, हम आपसे एक एग्जांपल जानना चाहेंगे कि आप कैसे काम करते हैं, स्पेशली काउंसलिंग का, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट लाने का, उसका एक ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाइए कि कैसे आप अपने गाँव के आसपास उन इलाकों में काम कैसे करते हैं। देखो, गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ जहाँ पर काउंसलर कोई नहीं होता, तो दे इनवाइट मी देयर, ठीक है ना। वो मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ जाकर कोई घंटा 1.5 घंटे का सेशन डिलीवर करता हूँ। पीपीटी मैंने बनाई हुई है, तो जिससे बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमारे 10th के बाद स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है, ठीक है। चारों स्ट्रीम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और स्ट्रीम चूज़ करने के बाद कौन कौन से प्रोफेशन डेवलप होते हैं, कौन से स्ट्रीम से कौन सा प्रोफेशन डेवलप होता है, उसमें कैसे एडमिशन लेनी है। और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आया कि मैं, क्योंकि रूरल स्कूल में जाता था, लड़कियां वहाँ +2 के बाद पढ़ ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि उनकी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस ही इतना डाउन है कि वो सोच ही नहीं सकते कि कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैंने फिर स्कॉलरशिप में सर्च कर लिया। अब स्कॉलरशिप का पूरा पोर्टल बनाया है, बच्चों को +2 में ही बता देता हूँ कि अगर आप आगे पढ़ना है तो ये स्कॉलरशिप है, इसकी तैयारी ऐसे करनी है, कब करनी है, वो सारा कुछ भी आगे लेके जाता हूँ। तो मैं किसी को छोड़ता नहीं, जिसका जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ।
भारत जैसे देश में जब बच्चों के अपने करियर की बात होती है उसमें सीधा प्रभाव उनके माँ बाप का होता है। हम अक्सर देखते हैं कि माँ बाप अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या उस ओर जाने को मजबूर करते हैं जिस ओर वो चाहते हैं, ना कि और बच्चा। क्योंकि हम जैसे कि कोई 2-3 ऐसे स्ट्रीम हैं जिनमें माँ बाप का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये 3 ऐसे स्ट्रीम है जिनमें माँ बाप को लगता है कि बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर है, इस ओर ही जाना चाहिए। भले ही बच्चा पेंटिंग में अच्छा कर रहा हो, किसी और कार्य में अच्छा कर रहा हो, लेकिन वो उन बच्चों को उधर भेजना चाहते हैं। तो ऐसे माता पिता के लिए कैसे काम करते हैं या फिर उनको कैसे समझाते हैं? हाँ, आज का बच्चा बड़ा जागृत है। वो समझ जाता है कि मेरे माता पिता मुझे धकेल रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में। मुझे भी पता चल जाता है, मैं भी उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू बता देता हूँ कि आपका जो कैलिबर है वो अगर ये अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा उठ कर आएगा। ऐसा ऐसा माता पिता को समझाने के काबिल भी हो जाते हैं। इच्छा उनकी वही होती है कि जो प्रोफेशन में वो हैं वो कर लो, वो अच्छा है, मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन जब मैं उसको शुरू से लाके आखिर तक सपोर्ट करता हूँ तो बच्चों में हौसला आ जाता है, वो मुझे फॉलो करते हैं। जैसे उनको बीच में मुश्किल आती है तब भी मुझे कंसल्ट करते हैं। तो बहुत ऐसी एग्जांपल है, मैं क्या बताऊँ, कोई मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स की लाइफ को मैं टच कर चुका हूँ और उसमें से 1000 से ज़्यादा तो कम से कम ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुँच गए और उन्होंने मुझे फॉलो किया जब तक वो आखिर तक नहीं पहुँचे। कुछ तो खैर एक्सेप्शंस हैं और मुझे कोई ये नहीं कि एक फील्ड में, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर साइड है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिफरेंट प्रोफेशन में मेरे स्टूडेंट्स आगे गए हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब वो मुझे बताते हैं कि आपने गाइड किया और हम जहाँ पहुँच गए। ये बहुत अच्छा लगा है कि आपने उन बच्चों को गाइड किया, उन्हें उनका कैलिबर समझाया कि आप यहाँ जाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हम आपसे एक सुझाव और जानना चाहेंगे कि सरकारें क्या करें, क्योंकि भारत में रोज़गार दर इसलिए भी कम है क्योंकि लोग अपने कैलिबर के अनुसार काम नहीं करते। ये भी बड़ी समस्या है बेरोजगारी होने का। तो इसके लिए सरकारें क्या काम करें कि जो बच्चों को उनकी स्किल के हिसाब से कर। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका खेलने में बड़ा मन होता है लेकिन माँ बाप कहते हैं खेलोगे कूदोगे तुम्हारे लिए चीज़ नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करे। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये सारी चल रही है, लेकिन उनका सीधा फ़ायदा बच्चों को कैसे मिले? आपने बड़ा सही बात किया है। हालांकि भारत सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है इस संबंध में, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं, एक तो हम इधर ना इंटर्नशिप बिल्कुल नहीं कराते, अप्रेंटिसशिप बिल्कुल नहीं कराते, जबकि ये कंपलसरी होना चाहिए। 8th क्लास से ही उसको इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, समर ट्रेनिंग कैंप्स ये ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करे, जब +2 के बाद वो कुछ ना कुछ काम करने के काबिल हो जाए। फ़ॉरेन में मैं जाता हूँ दूसरे कंट्रियों में, वहाँ पर बच्चे क्या होता है कि समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में दे डू ए लेबर जॉब इन ए सम रेस्टोरेंट और इन सम कमर्शियल प्लेस इंस्टेड के वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, फॉरगेट अबाउट ऑल थिंग। यहाँ पर एक स्टैग्मा जुड़ गया कि मैं इस फैमिली से हूँ, मैं ये क्यों काम करूँ। लेकिन जब हम काम करते हैं तो काम की सेंस हमारे दिमाग में आती है। ये चीज़ें कुछ ज़रूरी सरकार की ओर से और हमारे बच्चों के ज़रूरी है कि उनको ऐसी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए और कैरियर वो अडॉप्ट करना चाहिए जो उनमें नेचुरल कैलिबर हो। आने वाले फील्ड में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, इसने सारे कैरियर को बदल देना है। जो रूटीन के कैरियर हैं ये 60% से ज़्यादा अबॉलिश हो जाएंगे, नए कैरियर क्रिएट होंगे। तो बच्चों को उस और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा ये भारत आगे काफ़ी बढ़ सके, जल्दी बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सपना रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, एक उन्नत राष्ट्र बनाने का। एकल अभियान भी उस ओर कार्य कर रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे हम उस टारगेट को, उस लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं? हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक, और एकल एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों में। मैं चाहूँगा, आज ही मेरी बात हुई है भास्कर जी से, कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दे एकल में। आई विल क्रिएट ए सेल हेयर कि कैरियर काउंसलिंग सेल, गाइडेंस सेल। तो मैं आई कैन गाइड थ्रू आउट इंडिया और बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी मैं एक छोटे से शहर चंडीगढ़ और पंजाब में बैठा हूँ, तो उस पर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे सभी जगह पहुँचूँगा और ये चीज़ बच्चों को बताऊँगा कि कैसे करनी है। वी विल डू इट। सर, एक और सवाल, आप आने वाले 10 या 15 साल में एकल अभियान को कहाँ देखते हैं? एकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, सभी फील्ड में कर रहा है और ग्रास रूट से लगा हुआ है।
जो जो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग ये बातें की हैं, ये अपने कैरियर क्षेत्र में लाते जाएंगे, एकल लाता जाएगा, तो हम समय के साथ साथ चलकर एकल एक ऐसा अभियान होगा, एकल ऐसा एक जतन होगा कि वो पार्टिसिपेट करेगा हमारे देश की तरक्की में और बहुत उभर कर आएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन माता पिता, उन बच्चों को इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहें जो आगे भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर भारत की तरक्की में साथ देना चाहते हैं? सबसे पहले तो माता पिता अपनी जिद छोड़ें, बच्चों को समझने की कोशिश करें, उसके मुताबिक ही उसको मतलब अगर गाइडेंस दे सकते हैं तो ठीक है, अगर गाइडेंस देने की बजाय अपने पीछे लगाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा छोड़ दे। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ बने हैं तो बच्चे उनके वही बने, और उनको मेंटल सपोर्ट ज़्यादा दी जाए और उनको इनकरेज करिए। कहते कि डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाना बहुत ज़रूरी है कि लेबर की क्या वैल्यू है। शुरू से स्टार्ट करके पहुँचे चाहे यही, लेकिन स्टार्ट शुरू से हो। घर की सफाई, आम चीज़ों की सफाई, हमारे देश के आस पड़ोस की सफाई, ये एक बेसिक कैलिबर हैं जो बच्चे में आने चाहिए, वो सीखने चाहिए, ताकि आगे जाकर वो जुम्मेवार इंसान बने। जब जुम्मेवार बन जाएंगे, काबिलियत हमारे पास होगी, देश हमारा उसी पॉलिसीज़ के चल रहा है, तो नेचुरली हम आगे बढ़ेंगे। मेरी इच्छा यही है कि ये काम जल्दी हो और हम आगे बढ़ें। सर बच्चों के लिए क्या? बच्चे तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्चे देखो मार्क्स के पीछे मत जाएं, वो कैलिबर स्किल के पीछे जाएं। कुछ आज आपने देखा होगा कि इवन आईआईटी के बच्चे भी मोर देन 50% अनएम्प्लॉयड है। रीज़न क्या है कि इंडस्ट्री जो कुछ ढूंढती है वो उन बच्चों में नहीं मिल रहा। जब वो स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह जब वो सीखेंगे ड्यूरिंग अपनी स्टडी के दौरान, तो नेचुरली अनएम्प्लॉयड दूर होगी। अनएम्प्लॉयड तो छोड़ो, जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है वो भी शुरू होगा। जब हम सोच सकेंगे तो कुछ शुरू भी करेंगे। तो बच्चों को मैं ये देखो हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि वो ऐसे अपने आप को स्किल दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल स्किल, 21st सेंचुरी स्किल जब लेंगे तो हम आगे आएंगे, भारत हमारा आगे आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे एमएल गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि बच्चे काउंसिल कैसे करें, पेरेंट मेंटरशिप कैसे करें और कैसे आगे बढ़ाएं। इनकी एक खुद की संस्था है, उस संस्था के माध्यम से ये आज हज़ारों से अधिक बच्चों को मेंटर कर चुके हैं, उन्हें काउंसिल कर चुके हैं कि वो अपने कैरियर में क्या चुनें, और आज वो बच्चे सफल भी हैं।